जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में पीआरटी के अंतर्गत जो आपके साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वह 15 से 16 क्वेश्चंस आपके किस बुक से और आपका कहाँ से पूछा गया है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स एनालिसिस करने के बाद लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताया होगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस पेज नंबर से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह दोस्तों वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ताकि उनको एक अनुमान दोस्तों मिल सकता है कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के किसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, हम आपको सभी सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस लेकर आएंगे कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो टीआरई 3.0 री एग्जाम साइंस यानी कि पीआरटी में जो आपका ये क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था पीआरटी के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर आपका 32। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन साइंस से आया हुआ था। देखिए, क्वेश्चन था कि आपका एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। आपको यहाँ पे बताना था कि एक विद्युत का जो फ्यूज होता है वो किस प्रभाव पर दोस्तों यहाँ पे आपका कार्य करता है। तो सबसे पहले बात आता है कि यह जो आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। ठीक है, देखिए, तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th। दोस्तों देखिए, एनसीईआरटी क्लास 10th के अगर चैप्टर की बात करें तो आपका विद्युत, इस चैप्टर से आपके लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, आपको हम नीचे यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपका कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चैप्टर की दोस्तों बात करें तो आपका चैप्टर आपका पूछा गया था चैप्टर नंबर 12 यानी विद्युत। ठीक है, देखिए, अगर इसके हम आंसर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव इसका दोस्तों आंसर होगा। ये जो आपका आंसर ऑफिशियली आंसर किसके द्वारा हम दोस्तों को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पे जब आप क्लास 10th का अगर आप विद्युत चैप्टर खोलेंगे तो यहाँ पे जब 12.7.1 में जाएंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की व्यवहारिक अनुप्रयोग, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो आपका व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है हुआ है, उसी के अंदर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके अंदर जब आप इसको पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर आपको दोस्तों मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ बताएगा कि विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। जैसे कि हम विद्युत बल्ब देखते हैं, यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोक कर रखना चाहिए ताकि वो अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे और इसके इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। और बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन यानी गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि बल्ब के तत्वों को बनाने के लिए टंगस्टन यानी गलनांक का कितना डिग्री का उपयोग किया जाता है। तो 3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग आपका किया जाता है, जो कि उच्च गलनांक का एक प्रबल धातु होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पे यहीं से आपका दोस्तों आंसर है आपका तापीय प्रभाव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं आपका कहाँ से पूछा गया है। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका किस पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, उस सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पे वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपका हिस्ट्री का होने वाला है, क्योंकि जो आपका हिस्ट्री से लगभग आपके 15 से 16 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको हिस्ट्री के लिए कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुक को फॉलो करना है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपका पीआरटी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 36 था, आपका जो री एग्जाम हाल ही में आपका हुआ है उसका पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का आपका प्राणी है। आपको बताएं कि दोस्तों गर्म खून का प्राणी आपका यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ऑफिशियल आंसर की के द्वारा आपको बताया गया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, तो एनसीईआरटी क्लास 9th। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आपका एनसीईआरटी और आपका एससीईआरटी। ठीक है, इन्हीं सभी बुक से आपका सभी क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जा रहे हैं। क्लास 9th की दोस्तों बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 7 जो होगा था। ठीक है, जो जीवन विविधता, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया जब आप नीचे स्क्रॉल करके पेज नंबर की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पेज नंबर दोस्तों पेज नंबर कट चुका है। यहाँ पे देखिए, जब आप सरीसृप और आप यहाँ पे देखेंगे तो सरीसृप और आप पक्षी जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आपको अनुमान चल जाएगा किसके अंतर्गत गर्म खून आपका पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर मालूम चल जाएगा कि गर्म खून का प्राणी दोस्तों यहाँ पे कौन होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके पीआरटी के अंतर्गत दोस्तों
पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपका 38 में, ठीक है, कि सूखी बर्फ है, ठीक है, आपको बताना था कि दोस्तों जो सूखी बर्फ है वो आपका क्या है। देखिए, तो इसकी हम आंसर की बात करें तो सूखी बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये जो आपका पूछा गया था क्लास 9th, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9th एनसीईआरटी का बुक से अध्याय नंबर 1 यानी कि चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था। यहाँ पे नीचे आप इसका आंसर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर भी आप नीचे देख पा रहे होंगे। देखिए कि यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ यानी कि ड्राई आइस से आप दोस्तों कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा यहाँ पे दोस्तों तय किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो कौन से टॉपिक से पूछा गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉपिक नंबर आपका 142 यानी दाब परिवर्तित का प्रभाव, यही टॉपिक से आपका क्वेश्चन को पूछा गया था कि सूखी बर्फ दोस्तों आपका कौन सा है। यहाँ से पढ़ने के बाद, इसको सही पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे CO2 के बारे में सुना है और इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, जबकि वायुमंडलीय दाब का भाप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए तो बिना सीधे गैस में परिवर्तित यहाँ पे दोस्तों हो जाती है, और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ यानी ड्राई कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था क्लास 9th के एनसीईआरटी से पूछा गया था, चैप्टर नंबर 1 से आपका दोस्तों पूछा गया था। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, जो भी आपका दोस्तों पीआरटी में जो आपके 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके सभी क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे गए थे। कौन से क्लास से पूछे गए थे तो आपको सभी यहाँ पे मालूम चल रहा होगा। एक क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 41, ओजोन यानी कि O3 के बारे में कुछ तथ्य है। आपको बताने कि O3 के बारे में कुछ जो तथ्य दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं A, B, C और D और E, ठीक है। यहाँ पे ABCD में आपका तथ्य दिया गया, इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका तथ्य यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर था आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 से पूछा गया था। चैप्टर की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण जो है, उसी से आपका ये क्वेश्चन आपका ओजोन वाला पूछा गया था, ठीक है। देखिए नीचे जैसे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आप 15 नंबर पे जाएंगे, ठीक है। तो 15 2.1 के ओजोन परत तथा यह किस प्रकार की अपक्षयित होती है, इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन को पूछा गया था। यहाँ पे देखिए, वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन एक आवश्यक प्रकार संपादित करती है। यह सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणें के पृथ्वी को सुधार कर आदान प्रदान करती है और पराबैंगनी किरणों जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, ठीक है। इसके बाद उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन यानी O परमाणु बनाते हैं, ठीक है। यहीं से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ओजोन वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया इसमें विकल्प आपका नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ई दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 42, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 भी आपका साइंस से ही पूछा गया था कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। आपको दोस्तों बताने कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो आपका मीथेन हो जाएगा राइट आंसर। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको दोस्तों इन्हीं सभी टॉपिक्स को आसानी से करने, तमाम इम्तिहान से करना है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके बाद भी दोस्तों आपको बताएंगे कि और से क्वेश्चन जो पूछे हैं कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14 अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पे 14.2.4 ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकरण के सुधार, ये जब आप टॉपिक को यहाँ पे ओपन करते तो यहाँ पे जैव मात्रा यानी कि बायोमास, इसको जब आप आसानी से ऐसा पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। यह जैव गैस क्षेत्र का व्यवस्था आरेख, ठीक है, मीथेन गैस यहाँ पे होती है, धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले से विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसे कोई अवशिष्ट शेष आप दोस्तों नहीं बचता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोस्तों यहीं से दिया गया था और आपका मीथेन हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके पूछे जाने कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाने और कौन से क्लास से पूछे जाने, आपको दोस्तों यहाँ पे सब मालूम चल रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात कर ले, देखिए कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक यहाँ पे दोस्तों कौन सा है। क्वेश्चन आपका पूछा गया अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन सा है, तो यहाँ पे CO2 और आपका SO2 दोनों हो जाएगा, तो इसलिए इसका विकल्प उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया था क्लास 8 के आपका एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था क्लास
और चैप्टर की बात करें तो 18 वायु तथा जल का यहाँ पे दोस्तों प्रदूषण जो आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में क्लास 8 में, वहां से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जैसे हम नीचे स्क्रॉल करके 18.3 नंबर वाला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, विशिष्ट अध्ययन ताजमहल। ठीक है, विशिष्ट अध्ययन ताजमहल दोस्तों जैसे इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें आपका मालूम चलता है कि देखिए, और इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपका आंसर पूरी तरह से मिल जाएगा। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबर प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड इसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। जैसे गैस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय वर्षा बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं, इसे हम अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ पे अम्ल वर्षा कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड को यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है, जो कि यहाँ पे SO2 और आपका CO2 यहाँ पे दोस्तों दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्लास 8 के चैप्टर नंबर 18 वायु तथा जल का प्रदूषण से आपका क्वेश्चन को दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर का 51 कहाँ से पूछा गया था, देखिए, संघ इकाई नोड के लिए क्या सत्य है, यानी कि संघ इकाई नोड मेटा के लिए क्या यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे इसका जो विकल्प दिया गया, देखिए इसका तीनों विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही है। कैसे सही है हम आपको बताएंगे नीचे। क्लास की दोस्तों बात करते हैं आपका 9th की आपका एनसीईआरटी। ठीक है, आपका 9th के एनसीईआरटी से पूछा गया था। अध्याय के बात की तो 7 नंबर चैप्टर से। टॉपिक की दोस्तों बात करें तो जीवन विविधता जो आपका चैप्टर दिया गया क्लास 9th में, उसी से आपका ये क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इकाइनोडोमेटा। ठीक है, देखिए ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है कि जाहक यानी कि जेगहक। ठीक है, तथा डर्मा का अर्थ है आपका त्वचा, अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया गया आपका ऑप्शन में कि ये जो आपका मुक्त जीवी समुद्री जंतु है, तो ये आपका विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो गया कि आपका मुक्त जीवी आपका समुद्री जंतु है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये देहाग युक्त त्रिकोणिक जंतु है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका जो ये त्रिस्तरीय यानी कि त्रिकोणिक। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए इसमें क्या होगा, इनमें विशिष्ट जल संवर्ग नाल तंत्र पाया जाता है जो कि इसके चलने के लिए सहायक होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे इसमें पाए जाते हैं, जो कि आप चित्र नंबर 7.19 में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 7.19 का जो आपका नीचे चित्र लगा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 7.19, ये ही आपके दोस्तों कौन से होते हैं, इकाई नोड मेटा होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे सभी दिया गया था। तो आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही था आपका क्वेश्चन नंबर 51 का। तो ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 जीवन विविधता से आपका क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम सभी क्वेश्चनों के लेकर आए हुए हैं जितने आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आपके साइंस में। ठीक है, निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का यहाँ पे स्रोत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ईवीएस का लेकिन यहाँ पे मिल गया, तो हम आपको लेकर ला दिए कि निम्न से जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का यहाँ पे स्रोत कौन सा है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्लास 8 से पूछा गया था आपका एनसीईआरटी। ठीक है, जब आप क्लास एनसीईआरटी 8 के एनसीईआरटी चैप्टर ओपन करके चैप्टर नंबर 1 ओपन करेंगे संसाधन, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा विकल्प नंबर ई। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, जो भी यहाँ पे दिया गया ये सभी के सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत दोस्तों दिया गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आप नवीकरणीय संसाधन देख सकते हैं कौन कौन से होता है, अनवीकरणीय संसाधन देख सकते हैं कौन कौन से होता है। तो यहाँ पे वे संसाधन जिनका भंडारण समिति भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद इन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूर्त होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के संसाधनों को जो अनवीकरणीय कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, इसके कुछ यहाँ पे उदाहरण होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में डिक्टो दिए गए थे। कोयला, नवीकरणीय ईंधन और पेट्रोलियम, ये जो आपका अनवीकरणीय का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके नवीकरणीय का उदाहरण यहाँ पे दोस्तों कौन से स्रोत पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि आपका एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी क्लास 8 से पूछा गया था, और चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65। ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है। ठीक है, आपको बताने कि वनस्पति के यहाँ पे हार्मोन यहाँ पे दोस्तों कौन सा है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आप देख सकते हैं कि आपका क्लास 10 से क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जा रहे हैं पीआरटी के अंतर्गत, ठीक है, तो पीआरटी के अंतर्गत जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 9th और आपके 10th से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपके आंख मूंद कर आपके क्लास 9th और क्लास 10th का
जो आपके साइंस के बुक है उसको आपको घोल कर पी जानी है, ठीक है। देखिए, तो क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 7 आपका नियंत्रण एवं समन्वयों से आपका क्वेश्चन को यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति हार्मोन है। राइट आंसर आपका साइटोकाइनिन। देखिए कहाँ से पूछा गया था, जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबरेलिन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पादप हार्मोन का दूसरा नाम क्या हो सकता है। बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों, कहाँ से भी क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के फिराकर पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका जिबरेलिन हो जाएगा, जो कि ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के यहाँ पे प्रेरित करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपका यहीं से मिलने वाला है और यहीं से आपका दोस्तों मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन, जो कि यहाँ पे वनस्पति का हार्मोन कौन सा है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का यहाँ पे प्रेरित करता है, ठीक है। ये आपका वनस्पति का हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सोनार। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा प्रश्न था। तो आपका सोनार बहुत से अभ्यर्थियों का आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हुआ था, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों ने समुद्र की गहराई का पता लगाने में आपका राइट आंसर सी ठोककर आए हुए थे, जो कि यहाँ पे विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही हुआ है। जो आपका सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 9 के बुक आपका एनसीईआरटी जो है क्लास 9 का, उसके चैप्टर नंबर आपका 12 से जो आपका ध्वनि आपका जो चैप्टर है वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हम आपको बताते हैं डिटेल में इसको। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सोनार, जो आपका 12.5.1 में आपका सोनार दिया गया। सोनार शब्द का साउंड होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड आपका रैंकिंग से आपका बना है सोनार, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोनार का आपका फुल फॉर्म बताना है। बीपीएससी का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको जैसे आप इस चैप्टर को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ से भी आपको इस फिगर से भी आपको मालूम चलता है यहाँ पे नाव की जहाज, पानी की सतह और आपका समुद्र जल। देखिए नीचे की तरफ जैसे आप उसको बढ़ेंगे तो यहाँ आप देखिए सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टान, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैली, पलाई बर्फ या डूबे जहाज आदि का जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दोस्तों किया जाता है, जो कि विकल्प में आपका डिक्टो यही तीनों दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी में जहाज की पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, हिमशैल का पता लगाने के लिए, समुद्री गहराई को पता लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे विकल्प सही हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था सोनार वाला क्लास 9 के एनसीईआरटी से पूछा गया था, और चैप्टर की बात करें तो 12 और आपका चैप्टर के नेम की बात करें तो ध्वनि साउंड से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन आपका 76 है कि खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर, दोस्तों इसका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 आपका दोस्तों कहाँ से पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका क्वेश्चन 76 नंबर क्लास 10th के आपका एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर की दोस्तों बात करें तो 210 पेज से यहाँ पे क्वेश्चन को दोस्तों पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके साइंस के पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बता दिया कि आपका किस बुक से क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। अब दोस्तों बात आती है क्या हमें क्लास पीआरटी की अगर हम अब दोस्तों बात आती है कि हम अगर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें क्लास 6 टू लेकर 10th तक आपका साइंस की बुक पढ़नी है। दोस्तों बिल्कुल नहीं पढ़नी है, हमें दोस्तों आपके पढ़ने हैं कहाँ से, देखो दोस्तों देख सकते हैं हमें आपकी पीआरटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जो आपका क्लास 8 से लेकर हमें 10 तक की आपको चैप्टर को बस कवर कर लेना है, ठीक है। वो भी कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं चैप्टर को और उसके एक चैप्टर आगे और एक चैप्टर पीछे वाले चैप्टर को दोस्तों कवर कर लेना है, क्योंकि बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो हमें अपने साइंस के लिए दोस्तों क्लास एनसीईआरटी एससीईआरटी में से कोई भी एक बुक लेकर लेना है। क्लास 8 से लेकर आपके 10 तक के साइंस के बुक को पढ़ना है आपका दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 15 से जो आपके 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से आप आसानी से दोस्तों 13 से 14 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आपके साइंस करते हुए एक से दो क्वेश्चन भी इधर उधर हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आप महेश बर्नवाल सर का जो बुक होता है ऑनलाइन उसको आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम आपके लिए हिस्ट्री का लेकर आने वाले हैं, तो उसमें आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको दोस्तों यहाँ पे हम बताने वाले हैं। उसके लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।